तो चलिए स्टूडेंट्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। जैसे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स 25 मई बहुत ही नज़दीक आ गया है। ज़्यादा टाइम है नहीं, ये 10-11 दिन का समय आपके बीच में है। इतने में ही मैं आपके साथ में यूपीएससी के प्रीलिम्स जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वह हम आपके साथ में कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लासेस में स्टूडेंट्स हम आपके साथ में 2011 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और इसका पार्ट जो आपका 1 है ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया। सोचा था कि एक ही क्लासेस में हम इसको कवर करें, परंतु कल थोड़ा सा आवाज़ ऐसे माइक में कुछ होने की कमी वजह से आई थिंक उसका बैटरी डाउन था या कुछ इस तरीके से, तो हमने उसको बीच में रोक दिया। अन्यथा फिर चेंज करते तो कई चीज़ें हो जाती, तो इसलिए मैंने उसको एक पार्ट में ही गिरा। आज ये उसका 2nd पार्ट है बच्चे। स्टूडेंट्स, आपको कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर मैपिंग की क्लास कवर करवा दें, जो लास्ट 1 से 1.5 ईयर्स जो करंट अफेयर में रहा तो बड़ा ही अच्छा होगा हमारे प्रीलिम्स के लिए। मैंने कहा बिल्कुल, और इस पर तैयारी पूर्ण रूप से है। इसका पीपीटी बन रहा है, उस पर काम हो रहा है। ठीक है, आप लोड न लें। इस क्लासेस के बाद में जो आपको क्लास मिलेगी नेक्स्ट, वह स्टूडेंट्स आपकी मैपिंग की होगी। लेकिन ये क्लास आपको कल मिलेगी। लेकिन बच्चे आपको एक काम करना है, पूरा 1 घंटा, ठीक है, पूरा आपको 1 आवर बेटा क्या करना है, आपको 1 आवर मैप को देख लेना है। पहले पूरा वर्ल्ड का मैप देखना है, जो आपकी जो टेबल है उसके सामने जो चिपका हुआ है, उसकी साइड में जो चिपका हुआ है कि नहीं, तो उसको एक बार देख लेना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और क्योंकि मैं उसमें बेसिक तो नहीं करवाऊंगा, मैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करवा दूंगा जो पिछले लास्ट ईयर्स करंट अफेयर में रही हैं। ठीक है, मैंने भी सेल्फ वो उस पर, क्योंकि मैं ये चीज़ें मैं वो काम करता रहता हूँ एक्चुअली, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब तक स्टूडेंट्स हमने इसका 2000 आप देखोगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 का पार्ट 1, ये सारे पेपर मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए। तो चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। बाकी का सारी चीज़ें आपके साथ चली हैं, और जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपके साथ में कंटिन्यूसली चली है बच्चे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आपसे कि बेटा अब तो टाइम नहीं है खैर टेस्ट सीरीज वगैरह का, लेकिन आप देख सकते हैं फिर भी जो भी टेस्ट। लेकिन आपको अगर टेस्ट सीरीज देखनी है तो मैं आपको बता दूं, जो आपका 15 नंबर का टेस्ट है उसके बाद का वीडियो देखिएगा। अगर अब आपको टेस्ट देखना है वीडियो, ठीक है, जो मेरे द्वारा करवाई गई हैं, तो बेटा आपको जो एजुकेशन बायर परिवार की तरफ से मिली हैं, तो उनका टेस्ट नंबर जो 15 है उसके बाद का वीडियो देखें, क्योंकि वो फुल लाइन टेस्ट हैं। और सीसेट के टेस्ट आवश्यक रूप से देखें, ठीक है, 1 से लगा के पूरे देखिएगा आराम से बैठ के। चलिए देखिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लोगे तो क्या हो जाएगा। आइए, पहला क्वेश्चन है, स्थायी कृषि परमाकल्चर और पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है। देखो पहले समझ लो, रासायनिक कृषि वही जो होती है परंपरागत किसान करते आ रहे हैं। ठीक है, बोएंगे, बोए के आप देखोगे उसमें यूरिया डालेंगे, मुट्ठी भर के छर्रा फेंकेंगे, ठीक है, एनपीके का, और बहुत ज़्यादा मिट्टी में प्रदूषण हो जाएगा। और जो आपकी स्थायी कृषि होती है जिसको परमाकल्चर बोलते हैं, ये पर्यावरण अनुकूल, डाइवर्सिटी के अनुकूल, ये पर्यावरण के अनुकूल जो फ्रेंडली एग्रीकल्चर के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसमें बायो खाद का इस्तेमाल किया जाएगा और ये कृषि पर्यावरण के अनुकूल होगी। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं आपसे कि स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति की हतोत्साहित करता है। बिल्कुल, एक धान्य कृषि मतलब कि एक सी फसल नहीं, बल्कि अन्य फसलों के साथ फसल। जैसे मानो आपने बो दिया शुगर कैन में कुछ और भी लगा दो, टमाटो की खेती कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी मानो आपने लगाया टमाटो के साथ में कुछ और भी लगा सकते हैं। तो एक खेती के साथ में डबल तिबल फसलें लगा देना। किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता होती है। ये बात सही है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल ये बात सही है कि जो परंपरागत कृषि होती है, जैसे कि आप अगर फार्मर, अगर आप किसान परिवार से रहे होंगे तो आपने देखा होगा
खासकर नॉर्थ इंडिया से रहे होंगे तो बच्चे आपने ये देखा होगा कि जब धान की रोपाई होती है तो पहले धान के खेत में क्या होता है, पानी भर लिया जाता है पूरा एकदम पौंड की तरह, तालाब की तरह, फिर उसमें धान के पौधों को रोपा जाता है। अब उससे क्या होगा, अब इतना पानी आप उसमें लगाएंगे तो वेस्ट भी होगा, है कि नहीं। तो भारत दुनिया का क्या है, 80% पानी खर्च करने वाला एग्रीकल्चर में दुनिया का नंबर 1 देश है, लगभग 70 से 80%। हम जो अपना वाटर बॉडीज़ का पानी खर्च करते हैं वह एग्रीकल्चर में करते हैं। इतनी बेकार एग्रीकल्चर जो पैटर्न है हमारा इरिगेशन वो बहुत ख़राब है दुनिया भर के हिसाब से। तो ये बात सही है, किंतु ये इसकी परिघटना स्थायी कृषि को दृष्टिकोण से सही है, ये वाली बात भी आपका सही है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है। क्या आप मुझे बताइएगा थार के मरुस्थल में ये संभव है क्या? अरे बोलो हाँ। क्या मैं कहूँ जो मारवाड़ का क्षेत्र है बच्चा, जो आपका मारवाड़ का क्षेत्र है, ठीक है, कहाँ का मारवाड़ का, राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें हो जाएगा, क्या धान बो सकते हो? नहीं ना। किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी, देखो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि स्थायी कृषि अस्थायी कृषि जो आपकी है ये बहुत ही ज़्यादा है। वहीं ये कह रहे हैं चौथा स्टेटमेंट कि मल्च बनाने या फिर मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। देखो बेटा, जो इसमें क्या होता है, क्योंकि आप जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, आप जो फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं वो क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आपने बायो फर्टिलाइज़र इसके अंदर यूज किया है। ख़ासतौर पर मल्चिंग क्या होता है, छोटे छोटे, ठीक है, एग्रीकल्चर में आपने कुछ, ठीक है, बोया, जैसे मान लीजिए दलहन की आपने खेती करी, ठीक है, अब दल उस पर से फली तो आपने तोड़ ली, ठीक है, अब जो डट्ठल बचा हुआ है उसको आपने क्या कर दिया है, रूटिवेटर से जोत दिया है उसी में, तो उससे क्या हो गया, उसमें मिल्चिंग होगी और वो एक खाद के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर बच्चे देखो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, जहाँ 3 है उसको कट करो, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन चर्चाओं में रहा था और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये तो ताड़ तेल जिसको पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये 2020-21 में सरकार इसको लेकर के प्रोग्राम भी लेकर के आई थी। इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत सरकार जो कर रही है, क्योंकि भारत दुनिया में क्या है, हम इंपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं बच्चे, जो आपके खाद्यान्न वाला तेल होता है, खाने वाला जो तेल होता है, हम वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न ये तेल, ठीक है, आयात करते हैं, है कि नहीं। और इस पर लगातार क्वेश्चन भी पूछे गए। तो भारत सरकार ने पाम ऑयल को उत्पाद करने के लिए मिशन लेकर के आई थी। अब इसी पर क्वेश्चन उसमें पूछ लिया, ठीक है। अब इसको पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है, तराइन वाले रीजन में ये होगा, है ना, जहाँ पर बरसात ज़्यादा हो उन क्षेत्रों में होता है। तो देखो ये कह रहे हैं कि ताड़ तेल मतलब कि पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पाद में किया जा सकता है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। वीडियो को पोस्ट करो और बेटा राइट आंसर कमेंट्स में दो, क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो बेटा होता क्या है, जब हम पाम ऑयल की बात करते हैं तो ये जो पाम ऑयल है बेटा, ये आपको दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं मिलता है, लेकिन ये अभी तो आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ का ये स्थायी, याद रखना, यहाँ का ये स्थायी मूल प्रकृति का वृक्ष नहीं है, बल्कि इसको अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर लाया गया। अन्य क्षेत्रों से आप देखोगे जैसे जैसे आए लोग गए, इस तरीके से इसमें हुआ। तो ये खासतौर पर कहाँ का है, मूल जो वृक्ष है बेटा, ये पाम ऑयल जो अगर मूल वृक्ष की बात कर लें तो ये कहाँ का है, ये आपका है पश्चिम अफ्रीका का। कहाँ का, वेस्टर्न जो अफ्रीका है, वेस्टर्न अफ्रीकन का ये वृक्ष है बेटा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य एशियाई आयात किया गया था और ताड़ तेल उष्णकटिबंधीय रूप में ये फल फूलता है और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण में उगाए जाने वाली उच्च उपज देता है। भारत में उत्पाद किया जा सकता है सर्वाधिक मात्रा में। लगभग आप देखोगे इसका उत्पादन इंडोनेशिया, मलेशिया में लगभग आप देखोगे 87% योगदान इन्हीं में है, दो में, और चीन में। और भारत आयात अगर हम देखें, चीन और भारत का आयात की बात कर लें तो 34% है। ये उत्पाद है बेटा किसका, दो कंट्री का, एक है आपका मलेशिया, ML लिख देते हैं, और एक है आपका इंडोनेशिया।
सोचिए ज़रा, गजब ही है। और ये 34% भारत और चाइना आयात करता है इन्हीं देशों से। तो पहला स्टेटमेंट गलत है आपका। वहीं बच्चे दूसरा स्टेटमेंट की बात कर लें तो जो आपका इससे, क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट ये होते हैं, इत्र बना सकते हो, लिपस्टिक बना सकते हो, और भी कई चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं, तो ये बात सही है। तीसरा भी सही है कि इससे जैव डीजल उत्पादन में भी किया जा सकता है। तो पहला गलत है, जहाँ पर एक स्टेटमेंट है कट कर देते, राइट आंसर आपको मिल जाता। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर था बेटा, ये करंट पर क्वेश्चन पूछा गया था। जब ये क्वेश्चन आया था 2021 की परीक्षा में, तो सभी कोचिंग इंडस्ट्री ने, आप देखोगे, अपनी रोटियां सेकी थी इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जनाब यूपीएससी है, वो तो पूछता अपने ढंग से है। सभी ने अपने हाथ पांव खड़े कर लिए और क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी पढ़ाने वाले टीचर ने, या फिर जो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर ने, या फिर अन्य संस्थाओं में पढ़ाने वाले टीचर ने इंडस रिवर तंत्र को सही से नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने इस पर डबल डबल आंसर दिए थे। बाद में उन्होंने संशोधन किए जब यूपीएससी ने अपनी आंसर की दी, है कि नहीं। तो जरा इस चीज़ को समझें। ये है सिंधु नदी प्राणी के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी में सीधे मिलती है। यहाँ पर देखो, कौन सी नदी है जो सिंधु नदी में मिलती है। बेटा आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये बह रही है आपकी इंडस, उसके बाद में आपको मिलती है झेलम, सॉरी, उसके बाद में आती है झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, और इधर से आती है ये ऐसे करती हुई सतलुज। अब देखिए होता क्या है, ये नदी ऐसे आई, ये इसमें गिर जाती है, ठीक, फिर ये इसमें गिर जाती है ऐसे, फिर ये जो नदी है ये इसी में जा रही है। अब ये नदी आती है इसमें, अब ये किस में गिर रही है, इसमें आगे थे। तो ये क्या है, इंडस है, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, एसटी लिख देते हैं, सतलुज। तो बेटा ये जो नदियां हैं ये आकर के किस में गिर रही हैं, ये जल गिरा रही हैं सतलुज में। तो ये सब नदियां गिरती हैं सतलुज में, और सतलुज गिरती है जाकर कहाँ, अरे बोलो कहाँ, इंडस में। तो ये इस तरीके से नदियां बह रही हैं, ये आपकी है ऐसे। अब सब टीचर यहीं पर थे, कह रहे थे ये तो झेलम आना चाहिए था आंसर, क्योंकि झेलम में मिलता है। नहीं बेटा, देखो ये जो आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा आपका सतलुज, ठीक है। क्या आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सतलुज। ये सब सतलुज में आकर के अपना जल गिराती हैं, ठीक है, ये सब सतलुज में आकर के अपना जल गिराती हैं और सतलुज का पानी जाता है, ठीक है। तो कई इसमें आंसर देखो, किसी ने चिनाब भी बताया था, किसी ने चिनाब बता दिया था, चिनाब में मिलता है, नहीं बेटा ये सतलुज में मिलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए, मैंने बताया ना आपको, कई कोचिंग इंडस्ट्रियों ने रोटी इस पे सेकी थी परंतु पची नहीं, कंफ्यूज हो गए थे। यूपीएससी ने पूछा, फिर सबने इसको अच्छे से पढ़ा, फिर सबने इसको देखा मैपिंग को खोल करके, अच्छा ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं कि भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम हैं। अब ये कुछ नाम आपको देके रखे हैं और पूछा गया है कि ये जैसे डिडवाना है, कुचामन है, सरगोल है, खाटू है, ये किसके नाम है। अब ये कुछ सुना सुना सा लगेगा, मान लो ये तो नहीं पता, लेकिन खाटू श्याम वाला आपको सुना सुना लग रहा है ना, पढ़ा होगा आपने। और ये है आपका बच्चे राजस्थान, बोले तो आरजे। ये क्या है बेटा, ये सब के सब आप देखोगे लेक हैं, कैसी साल्ट लेक है, मतलब कि आपकी लवणीय झील इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लवणीय झील कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और आपको कुछ नहीं करना होता बच्चे, आपको केवल उसमें से 1 से 2 बार चीज़ों को कवर करना होता है। तो ये लेक पूछ ली। अब जो बच्चे राजस्थान के थे उनके लिए तो ये एकदम कड़ी और पकौड़ा, मैं कहूँगा एकदम इजी। और जो स्टूडेंट साउथ के थे, जो स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट के थे और जो स्टूडेंट्स नॉर्थ के थे, सोचो उनके लिए बहुत हार्ड था।
है ना। तो कुछ कभी 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 ये बाय द वे ऐसे तुक्का होता है, बाय द वे आपकी किस्मत है। आपने मान लीजिए राजस्थान के जो ऑडियंस इसको देखती है, फैमिली है, ठीक है, एजुकेशन बाहर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो एकदम से हलवा क्वेश्चन था, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन जो अदर थे उनके लिए थोड़ा सा टेढ़ी खीर थी। खैर क्वेश्चन पे आइएगा नेक्स्ट। नदियों पर विचार कीजिए और यहाँ पर पूछा गया उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं, जरा समझना। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है भारत का नक्शा। यहाँ पर है बेटा इंडियन ओशन और ये है बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर है अरब ओशन, ठीक है, अरब सागर। ये बेटा इधर जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? घाट। और ये होता है बेटा ईस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब मुझे बताइएगा जो अधिकतर मात्रा में नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह नदियाँ आप देखोगे बड़ी नदियाँ, जैसे मैं कहूँ गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, व्यास, तुंगभद्रा, पैनगंगा, वैदगंगा, वैगोई, तो ये नदियाँ अधिकतर कहाँ गिर रही हैं? ये नदियाँ आप देखोगे पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्वी घाट से होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। लेकिन इन्होंने पूछा है कि कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं। पूर्वी घाट मतलब कि ये जो एरिया है, इस एरिया से पूर्वी घाट से कौन निकलती है। जैसे अगर हम देखें ब्राह्मणी नदी है, ये ब्राह्मणी नदी इसी पूर्वी घाट से बेटा होकर के बहती है। क्या बहती है क्या? अरे बोलो, हाँ कुछ तो बोलो भाई। जो ब्राह्मणी नदी है ये कहाँ से निकलती है बताओ? ब्राह्मणी नदी खासतौर पर पूर्वी भारत में ओडिशा राज्य में एक प्रमुख मौसमी नदी है, जो कि ब्राह्मणी शंख और दक्षिणी कोयल नदी के संगम पर बनती है, जिसमें सुंदरगढ़ है, देवगढ़ है, अंगुलदेलगढ़ वगैरह वगैरह। तो आप देखोगे बच्चे यहाँ पर, ठीक है, ये पूर्वी घाट से ही निकलती है सामान्यतः। वहीं नागावली, स्वर्ण रेखा, अगर हम स्वर्ण रेखा की बात कर लें तो स्वर्ण रेखा ये पूर्वी घाट से कदापि नहीं निकलती है, ठीक है, ये नहीं निकलती है। बंसधारा बिल्कुल निकलती है। अब देखो यहाँ पर नागावली और ब्राह्मणी और ये बंसधारा, लेकिन जो स्वर्ण रेखा बेटा ये नहीं निकलती है। अब देखो यहाँ पर 1-4 है कहीं? नहीं, तीसरा गलत था ना। हाँ, तो तीसरा यहाँ पर था, उसको कट करो पहले। आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा। क्या दूसरा सही है? हाँ, नागावली जो है आपकी एकदम सही है, क्योंकि इसको दक्षिणी ओडिशा वाले उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से प्रमुख नदियों में से एक माना जाता है। तो ये बात सही है। तो यहाँ पर बेटा बंसधारा को आप कट कर देंगे क्योंकि ऑप्शंस नहीं दे के रखा है। नागावली हो जाती है, और सॉरी ब्राह्मणी को कट कर दो, नागावली और बंसधारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। बंसधारा भी आपकी ओडिशा के आंध्र प्रदेश राज्य के जो सिरुकुल्ला वाला क्षेत्र है गोदावरी के बीच से निकलती है और जाकर के कई जिलों से होती हुई ओडिशा के आप देखोगे रायडांगला जिले और कल्याण सिंह की सीमा पर निकलती है और लगभग 254 किलोमीटर की दूरी चलने के पश्चात आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम में बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है ना। ये एक स्वतंत्र नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिवर सिस्टम आपके लिए बड़ा मोस्ट है बच्ची, रिवर सिस्टम जरूर पढ़ के जाइएगा यूपीएससी का प्रॉब्लम्स देने, बता रहे हैं हम आपको। ऐसे ही नहीं चले जाना है कि चलिए बहुत पढ़ लिया बेटा। देखो जितना हो सके ना, मैं तो कहूँगा रिवीजन करो, नई चीज़ें मत पढ़ो। मैं आपको बता रहा हूँ यूपीएससी के पीवाईक्यू देखो, समस्या नहीं तो खड़ी हो जाएगी अगर आपने नहीं देखी है। यूपीएससी के पीवाईक्यू जितना हो सके देखो। सीसैट यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर पकड़ लो 2020 से, ठीक है, और 2020 से पकड़ो 21, 22, 23, 24, बस उन्हीं को कर लो 5 साल के पेपर अच्छे से। और ये प्रीलिम्स के भी आपका प्रीलिम्स, क्योंकि आपने रिवीजन अच्छे से किया, मैंने आपको सारी चीज़ें और मैं आपके साथ में अभी कर रहा हूँ। तो बेटा ठीक है, आप बताइएगा आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो। ये नई चीज़ें छोड़ो कि सर ये 365 वो सारी चीज़ें, वो सब छोड़ो बेटा। अब वो समय गया, अब वो चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब आवश्यकता है खुद को परफॉर्म करने की। देखिए अब तो आपको अपनी बॉडी को, अपने माइंड को वो सारी चीज़ें, टेम्परेचर वो दो, इन्वायरमेंट दो, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसी समय पेपर लगाओ जिस तरह यूपीएससी लेती है। सुबह को आप देखोगे 9:30 AM से लगाओ, 11:30 बजे तक बैठो GS1 का लेकर के, और ख़ास तौर पर आप देखोगे 2:30 बजे से बैठो सीसैट का, ताकि आपका जो माइंड है उस दिशा में एक तरीके से फ्रेमिंग हो जाए उसकी, और जब आप जाओ 25 मई को तो आपको कोई इशू ना हो, आप अच्छे से परफॉर्म दे सको। क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो बेटा मैं आपको बता दूं,
ये जो पेपर है ना, ये आपकी तैयारी का तो है, आपकी नॉलेज का तो है, आपके ज्ञान का तो है, उससे ज़्यादा है आपके मेंटली। अगर आप मेंटली बहुत अच्छे हैं तो आप इस पेपर में बहुत अच्छा कर देंगे, क्योंकि 2 घंटे में आपको लगाना होता है। टाइम ठीक होता है, ठीक है, टाइम की कोई कमी नहीं है इसमें। तो सीसेट में भी ठीक ही होता है, अगर हम होपलेस ना हो, घबराए नहीं तो, ठीक है। मैंने बच्चे रोते हुए देखा है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, कई बच्चों को रोते हुए देखा है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के रखिएगा। देखिए एग्ज़ाम हॉल के अंदर देखा है बच्चे, एग्ज़ाम हॉल के अंदर देखो ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है, ठीक है। पहला, वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय सीवेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। दूसरे में कह रहे हैं भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री स्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। तीसरे में कह रहे हैं दुर्बल मृदा खनिज जिसको रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री अधस्थल पर उपलब्ध है। अब ये क्यों पूछा गया है, इसका रीज़न क्या है बताऊँ। ये आपसे पूछा क्यों गया, क्योंकि स्टूडेंट्स हुआ क्या था, अभी आपने देखा होगा भारत सरकार एक मिशन चला रही है, भारत सरकार का अपना मिशन चल रहा है, ताकि वो क्या करने वाले हैं, जो समुद्र में सीबेट में पड़ने वाले ऐसे मोलिक्यूल्स हैं उनको निकालना है, ठीक है। तो उसको लेकर के भारत सरकार ने एक मिशन भी चलाया है। बताइएगा उसका नाम क्या है, और लगभग वो 6000 फीट के आसपास में वो जाएगा, ठीक है मिशन। आइए देखिए क्या है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है बच्ची, क्योंकि इंटरनेशनल जो सीवेड अथॉरिटी होती है बेटा, ये किंगस्टन जमैका में स्थित है और अंतर सरकारी निकाय है जिसमें राष्ट्रीय अधिकार और सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में सभी खनिज संबंधी गतिविधियों को व्यवस्थित और विनियमित नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है, जिसे ये क्षेत्र कहा जाता है। दुनिया के अधिकांश महासागरों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र यह समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा स्थापित किया गया। तो बेटा यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। दूसरा सही है और तीसरा सही है, और इसी के तहत भारत का एक मिशन है, शायद मेरे रिकॉल होगा, मिशन गंगा शायद, क्या है आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, जो सीवेट में खनन उत्खनन के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसको लेकर के भारत सरकार ने एक मिशन चलाया है, ठीक है, उसके बारे में आपको आवश्यक रूप से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 सही हो जाएंगे, पहला गलत था, तो एलिमेंट मेथड आप यूज कर सकते थे और राइट आंसर इसका दे सकते थे। चलिए क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बच्चों को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन क्या पूछा है, कई बच्चों को समझ में नहीं आया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है बेटा। एफिशिएंट जो फसल है वो कौन सी है इसमें से। अब देखो कई बच्चों ने क्या लगाया था, बाजरा लगाया था आंसर, कई स्टूडेंट्स ने बाजरा लगाया था। कई ने क्या समझा इसको कि न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है। उनका मानना ये था कि सबसे कम पानी तो कंज्यूम करने वाली जो फसल होती है वो बाजरा है, और ये खास तौर पर राजस्थान के रीजन में भी उत्पाद होता है इसका। तो कई बच्चों ने सी ठोक दिया, और जबकि उनका आंसर गलत हो गया। इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए, गन्ना। क्योंकि गन्ना आप देखोगे उष्णकटिबंधीय एक फसल है, ये वर्ष पर आधारित होती है, वर्षा पर खास तौर पर। इसकी उप आर्द्र और आर्द्र जलवायु में खेती की जाती है। मुख्य रूप से भारत के एक सिंचित फसल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और ये न्यूनतम दक्ष फसल के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में इसकी खेती होती है। तो गन्ना सबसे कम आप देखोगे लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल के रूप में आता है, इसको ठीक ठाक मात्रा में पानी चाहिए होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा अगर आपका ज्योग्राफी बड़ा क्लियर है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आइए देखिए ज़रा समझ लेते हैं। देखो बेटा मैं थोड़ा अभी समझाता हूँ, इस स्टेटमेंट को अभी समझाते हैं, 1 सेकेंड रुको। हाँ देखिए यहाँ पे ये आपको विजुअल हो रहा है। स्टेटमेंट पहला, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवन मतलब कि ट्रेड विंड। बेटा होता क्या है, जरा इस चीज़ को समझो, ठीक है। ये आपका ओशियन है,
क्या है बच्चे, ये आपका ओशियन हो जाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं देखो व्यापारिक पवनें कैसे चलती हैं, वो यूं चलती हैं उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ, ऐसी चलती हैं व्यापारिक पवनें। तो बेटा ये जो पानी है इसकी सी सरफेस का जो पानी है, सी सरफेस का जो पानी है बेटा, ये पानी गर्म होता है और गर्म होकर क्या हो रहा है, ये इसका कौन सा भाग है मुझे बताओ, ये कौन सा भाग है इसका, पूर्वी भाग है, ईस्टर्न भाग है। ठीक है, ये इसका ईस्टर्न भाग है किसका, समुद्र की, और ये इसका वेस्टर्न भाग है। तो पानी क्या है बेटा, ये गर्म पानी अब इधर आकर के स्टोर हो गया, यही तो कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंडों में अधिक उफड़ होते हैं। देखो यहाँ पे जो ये अगर हम कहें, ये जो वाला जो स्थल है, ये स्थल है, यहाँ पर पर्वत पठार है। ठीक है, और पर्वत पठार का कौन सा है, ये ईस्टर्न पूर्वी सिरा है, लेकिन महासागर का वेस्टर्न। तो इस क्षेत्र में क्या है, अधिक शुष्क हो जाता है। फिर पानी इस तरीके से चलता है बेटा, ये पानी इधर, तो इधर हो गया ठंडा पानी, तो इधर क्या होगा, गर्म पानी होगा बेटा, और इधर होगा आपका ठंडा पानी। क्लियर, ये इधर ठंडा पानी होगा, तो इस तरीके से चलता है। तो ये बात एकदम सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। दूसरे में कह रहे हैं कि शीतोष्ण क्षेत्र में बिल्कुल पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। ये बात भी सही है, बिल्कुल ये भी इसी पर है। मुझे बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि ये ओशियन है, ठीक है, ये ओशियन है आपका, इसको पानी भर देते हैं ब्लू कलर से। ठीक है, ये इसमें पानी भर दिया गया है, ये ओशियन है। अब मुझे बताओ, ये कह रहे हैं शीतोष्ण, जो पश्चिमी पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें वो यूँ चलती हैं, तो उनकी दिशा क्या हो गई, उनकी दिशा हो गई नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करेंगी, ये वाली पवनें, ये पवनें क्या करती है बेटा, ये पवनें आप देखोगे ये गर्म पानी को किसर पश्चिम से पूरब की तरफ ले आती हैं। ये क्या है, आपके ओशियन का ईस्टर्न एरिया है और स्थल का वेस्टर्न एरिया है। यहाँ पर जो है ये ओशियन का वेस्टर्न एरिया, तो वेस्ट से किधर जा रही हैं, ईस्ट, तो यहाँ पर गर्म कर देंगे। यही तो कहा है कि महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाती हैं। ये महासागर का पूर्वी भाग है बेटा, कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है, और क्योंकि हवाएं इस तरीके से गईं तो पानी, गर्म पानी इधर स्टोर हो गया। तो दोनों बातें सही, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, मेरे को बहुत पसंद है ऐसे क्वेश्चन। जब भी ऐसे क्वेश्चन मैं देखता हूँ, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन वह क्वेश्चन है आप 100% सही करोगे, कॉन्सेप्ट आपने सीख के रखा है तब, और यदि नहीं आता है कॉन्सेप्ट तो दोनों बातें सही हो जाएंगी बेटा। आंसर क्या होगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं जब भी कहता हूँ आपसे कि देखो जितना हो सके ना यूपीएससी में आपको अगर अच्छा करना है तो कॉन्सेप्ट आपके बड़े मंजे हुए होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी का जिसका जो मानना है सबका अपना अपना होता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मजे कॉन्सेप्ट अच्छे से काम करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, जलवायु अनुकूल कृषि मतलब कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मतलब कि आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट जो आपकी एग्रीकल्चर है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल की जो क्लास होगी बेटा वो मैपिंग की क्लास होगी। ठीक है, पिछले 1 से 1.5 वर्ष का जो मैपिंग रहा है उसके बारे में हम आपसे परिचर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्यान्न सुरक्षा CCAFS द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। क्या बात सही है, बोलो हाँ, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद दूसरे में कह रहे हैं आपसे, CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परमादात्री समूह मतलब कि CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। कहाँ पर है इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, तो ये भी सही है बेटा। वहीं तीसरा स्टेटमेंट है आपका, भारत में कृषि अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान मतलब कि ITCRISAT CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे।
मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर। पत्ती कूड़ा, जो पत्ती वगैरह गिरती है कूड़े के बारे में, पत्ती कूड़ा जिसको बोलते हैं लीप लिटर, किसी अन्य जीवोम बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह पर प्राय अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप एपीफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाती हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक वर्णन है? बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, मतलब कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया और आपसे पूछा गया है कि कौन से ये वन होते हैं। कई बच्चे कहेंगे शंकुधारी होते हैं। बेटा देखो ये कदापि नहीं होंगे। कई बच्चों ने कहा सर शंकुधारी होंगे, ये क्या शंकुधारी होते हैं? नहीं बेटा। क्या शुष्क पर्णपाती वन होंगे? नहीं। मैंग्रोव वन कई कहेंगे हाँ ये तो ऊपर जाते हैं जड़ें, बेटा ऊपर नहीं जमती हैं, इनकी जड़ें भी नीचे जमती हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं बेटा, जैसे अगर आप कहें, मैं आपसे कहूँ आप जब सदाबहार वनों को देखते हो, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं बेटा, ऐसे देखने के लिए आपको मिलेंगे। जैसे वन फॉर एग्जांपल अमेजन के जंगल। वहीं भारत में अगर आप इसका एग्जांपल लें, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार इसका उदाहरण है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लक्षद्वीप पे आपको मिल जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसमें क्योंकि वर्षा काफ़ी ठीक ठाक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक ये वर्षा देखने के लिए मिलती है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विशिष्ट क्षेत्रों में कई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्य एक या अधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे बिलकारी प्राणी और दीमक, बिल्कुल यहाँ पर जो होती हैं बेटा, यहाँ पर आपको दीमक वगैरह जो बिलकारी जो जीव होते हैं ये खासतौर पर देखने के लिए आपको मिलेंगे। ऐसा है क्या? नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर आगजनी की समस्याएं आपको मिलती हैं, तो ये गलत है। बिलकारी जीव नहीं मिलते यहाँ पर, दीमक नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आग लगातार कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में जलती रहती है सवाना वनस्पति, क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट घास पाई जाती है जो हाथी के बराबर ऊँची होती है। वो पेड़ नहीं है, घास होती है, वो जलने में आसानी हो जाती है। चरने वाले तृणभक्षी जो हर्बीवोर्स होते हैं ये भी आपको यहाँ पर क्या है देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, मौसमी वर्षा होती है मृदा के गुण के कारण बेटा। देखो यहाँ पर आप देखोगे जो मौसमी वर्षा है वो भी होती है, लेकिन मृदा का गुण ऐसा इसके लिए नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि बिखरे हुए छोटे वृक्षों में घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत। देखो यहाँ पर क्या है, ये खासतौर पर घास जो जलती रहती है और नई घास जमती आती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? पहला तो कदापि सही नहीं है, क्योंकि दीमक वगैरह कहाँ मिलेगी यहाँ पे। तो 1, 3, 4 मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 1, 3, 4 मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपने पढ़ा होगा, सवाना, टेगा, टुंड्रा वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि नहीं? बताओ। अरे बोलो हाँ। ये सब मैंने आपको बताया भी है, टेस्ट सीरीज में भी कवर करवाया था इन सब के बारे में। चलिए देखिए, रिवाइज भी हो रही हैं चीज़ें। मैं हिंट्स देता हूँ आपको बताता हूँ, आपका माइंड उस चीज़ को सोचे ऑब्जर्व करता है तो वहाँ तक आपको लेकर के जाता है। 62 नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा, ये कह रहे हैं आपसे कि पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्योर एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है ये, प्योर एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पहला, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। जो नदी है बेटा, जो झीलें हैं बेटा, उनमें क्या है, जो भूमि जल है उनसे अधिक है। नहीं, ये बात तो गलत है। नदी और झीलों में कितना सा पानी है? थोड़ा सा पानी है, लेकिन भूजल में आपका ठीक ठाक पानी है। आप देखोगे समुद्र पानी की बात कर लें तो समुद्र में पानी कितना है? 97 पॉइंट कितना है? 2% है। ग्लेशियर और बर्फ़ की बात कर लें, जो ग्लेशियर और बर्फ़ होता है वहाँ पर 2.15% है। उसके साथ साथ भूजल की बात कर लें तो भूजल में आपका 0.61% है।
और आप कह रहे हैं झीलें, झीलें और नदी की बात कर रहे हैं ना, तो झीलों की अगर हम बात कर लें तो झीलों में पानी कितना बेटा, मीठे पानी की झीलों 0.009% है, और ख़ासतौर पर जो नदियाँ हैं अगर उनकी बात कर लें तो 0.0001% है। आप सोचो, ये है ना आपका भूजल का ये नदी प्लस झील है, ठीक है, और ये जो आपका है ये ग्लेशियर में है और ये आपका ओशियन में है। जरा समझे, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। ध्रुवीय हिमनद और हिमनद में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, बिल्कुल 2 पॉइंट कितना है 2.15 है, और भूजल में कितना है 0.61 है, तो ये तो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। क्योंकि बच्चे अगर हम देखें, आप कहोगे सर कहाँ है ये पानी, आप चले जाओ नॉर्थ आर्कटिक रीजन में बेटा, पूरा यही मिलेगा। अटलांटिका चले जाओ नीचे, वहाँ पर मिलेगा। अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है उधर चले जाओ, आर्कटिक क्षेत्र में चले जाओ। उसके साथ साथ कई ऐसे क्षेत्रों में जैसे रॉकी पर्वत है वहाँ पर आपको मिलेगा। इन सब के अलावा एंडीज पर्वत है वहाँ पर मिलेगा, एटलस पर्वत है, किलिमंजारो है, हिमालय है आपके सामने खड़ा हुआ है, सीना तान के ठोक के खड़ा हुआ है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या हैं आपसे पूछे जाते रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 4-5 स्टेटमेंट है। पहला, मोरिंग सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित होते हैं। भारत इमली और मोरिंग के बीज निर्यात करता है। मोरिंग और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पाद में किया जा सकता है। अब मानो आपको नहीं पता, लेकिन एक तो आपको पता चला कि इसके बीजों का उपयोग हम कहीं ना कहीं आजकल ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो बायो एनर्जी है उससे तो हम कर ही सकते हैं। तो नंबर जो आपका 5 है बेटा, जहाँ पर 5 स्टेटमेंट है, ठीक है, वो तो आपका सही होगा, और जहाँ पर 5 नहीं है वो गलत होगा। तो कुछ तो आपको मिलेगा। आओ देखो, ये आंसर नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लें, ये कह रहे हैं कि आपसे, जैसे इन्होंने कहा कि इमली का पेड़ आपका दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। नहीं बेटा, इमली का जो पेड़ है अगर हम इसको देखें, इमली के अगर पेड़ की बात कर लें, क्योंकि ये मटर परिवार का है, सदाबहार पेड़ है, और ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का मूल निवासी है, ठीक है। कहाँ का ये कह रहे हैं, दक्षिण एशिया का। नहीं बेटा, दक्षिण एशिया का नहीं है ये कहाँ है, अफ्रीका, सॉरी, ठीक से ही लिखते हैं, साफ ही करके लिखते हैं। कहाँ का है ये, अफ्रीका का। ये यहाँ का नहीं बेटा, ये कहाँ का है, अफ्रीका का, ठीक है। और अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पाम ऑयल का, वो भी कहाँ का है, अफ्रीका का, है ना। तो ये ध्यान में रखना। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। जब सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो आंसर अब आपका निकल आएगा। आंसर ये भी नहीं है, आंसर ये। तो राइट आंसर क्या है, बी, 3, 4, 5। तो इस तरीके से आप हेलीमेथ मेथड लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में काली कपास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है। बहुत ही इजी है। जो काली कपास है बेटा, जो मृदा है, दक्कन का पठार, अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा तो वो इसका राइट आंसर दे सकता है। ये आपका दक्कन का प्लेटू है, आपको पता है कि ये किससे बना है, तो इसका राइट आंसर जो आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है। ठीक है, कि ये भूरी वन वृक्ष है या फिर बीदरी, जो आपकी फिसर ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट और सिफ्ट, या फिर सेल और चूना पत्थर। इसका राइट आंसर आपको देना है 64 का। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट्स में। चलिए क्वेश्चन है आपका 65 नंबर। पुनः संयोजी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल ही के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। वेक्टर वैक्सीन बेटा आपसे पूछी है, अच्छी वैक्सीन है ये। पहला,
इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। ये बात सही है, क्योंकि इसमें आनुवंशिक जो इंजीनियरिंग होती है, जैसे जीन एडिटिंग आपने पढ़ा होगा, जीन सीक्वेंसिंग आपने पढ़ा होगा, तो वैसे ही होता है आपका आनुवंशिक जीन इंजीनियरिंग बिल्कुल किया जाता है। जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोग वाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है। जैसे आपने सभी ने कोविशील्ड लगवाई होगी, कोवैक्स लगवाई होगी, तो बेटा क्या है वो निष्क्रिय रूप में पड़ा हुआ आपकी बॉडी में एक वायरस है। अब वो इसलिए है कि यदि मान लीजिए आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर अगर किसी दूसरे वायरस का कभी अटैक होता है, हमला होता है, तो ये क्या होता है, टी सेल वी सेल को मैसेज कर देती है और वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो प्रतिरोधक जो क्षमता है उसकी, जो खास तौर पर उससे लड़ने की जो क्षमता है बेटा, वो बढ़ा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। 66 नंबर, आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्या पूछा है, आनुवंशिक कुछ रोग हैं बेटा जो आपसे पूछे गए हैं। पहला, अंडों के अपपात्र मतलब कि इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापित मतलब कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। देखो, ये बड़ी ही व्यापक सुविधा के रूप में इसको लाया गया, और ये खास तौर पर क्या होता है, देखो मैं आज ही इसके बारे में पढ़ रहा था। मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया जो रिप्लिका होता है, इसमें क्या बेटा है कि होता क्या है, जैसे मान लीजिए सेल है और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इधर मान लेते हैं ये राइबोसोम है, इसको आर से कर देते हैं और ये एम से कर देते हैं, एमटी से। अब एक और सेल इधर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एक माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं और ये राइबोसोम ले लेते हैं, इसको राइबोसोम और ये माइटोकॉन्ड्रिया एमटी कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिएगा जो ये ए है और ये बी है, ऐसी स्थिति में जो ए है बेटा, इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये ख़राब है, ठीक नहीं है, और इसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, लेकिन इसका राइबोसोम ख़राब है, ठीक है, और इसका राइबोसोम करेक्ट है। तो उस स्थिति में क्या करना है, मान लीजिएगा इसका राइबोसोम ठीक नहीं था बी का, ए का राइबोसोम तो ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया निकाली, ठीक है, बी में से, और माइटोकॉन्ड्रिया ई में डाल दी, क्योंकि ये स्वस्थ थी, तो यहाँ पर इसने डाली, फिर इसकी रिप्लेस का तैयार हो गई, और उससे अनुसार क्या होगा, जो स्टेटमेंट पहला है वो सारी चीज़ें आपके सामने व्यक्त करता है। तो ये बात क्या हो जाएगी, माता पिता की जो संतान उसे रोका जा सकता है। अब उससे तो रोक दिया, माइटोकॉन्ड्रिया उसकी चेंज कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, पहला सही है। किसी संतान में खासतौर पर सूत्रकणिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता पिता से जाता है, न कि पिता से जाता है। देखो, अगर मान लीजिए गुण जो सूत्रकणिका रोग होते हैं बेटा, तो उसमें क्योंकि देखो होता क्या है, वुमेन जो होती है बेटा, फीमेल जो होती है, उसमें दो होते हैं, एक्स होता है, और जो मेल होता है बेटा उसमें एक्स और वाई होता है। प्रॉब्लम ये है कि पुरुष के पास में तो एक ही एक्स है, अगर मान लीजिए इस पर कोई रोग है, तो बेटा उससे क्या होगा, ये 100% जाने की संभावना नहीं है, 50% रोग जा भी सकता है, अन्य पीढ़ी में नहीं भी जा सकता अगले में। लेकिन मान लीजिए अगर वुमेन का जो फीमेल है, अगर उसके एक्स पर कोई भी ऐसा वाहक है या फिर कोई वेरिएंट है जो रोगाणु है, अगर वो उस पर रोग पैदा करता है, तो वो 100% क्या करेगा, नेक्स्ट जो जनरेशन होगी, इनसे उत्पन्न जो माता पिता से उत्पन्न जो बच्चे होंगे, उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये बात सही है, पूर्णतः माता से जाता है ना कि पिता से, ये बात सही है। तो दोनों बातें क्या हो जाएंगी, आपकी सही हो जाएंगी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वालगार्ड 1 और वालगार्ड आपका सेकंड प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब ये उसके लिए बढ़िया है बच्चे जो जिसने इसको पढ़ा होगा, अन्यथा नहीं पता है तो फिर कैसे बता सकते हो। तो ये क्या है, ये खासतौर पर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का एक विकास है जो कि चर्चाओं में रहा था। सिंगल जीन टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है, भारत की पहली बायोटेक फसल तकनीक, जिसे 2002 में भारत के व्यवसायीकरण के लिए अनुमोदित भी किया गया, जिसके बाद में 2006 में मध्य बायोटिक फसलों के लिए भारतीय नियामक संस्थान जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी मतलब कि GIAS द्वारा लगाई गई दोबारा जो इसने वेलगार्ड द्वितीय डबल जीन तकनीकी को मंजूरी भी दी थी। तो यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
68 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। श्री प्रेशर कुकर, देखो श्री सॉरी नहीं, किसी प्रेशर कुकर, सभी के घर प्रेशर कुकर होता है। देखो हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर का सब खाना खाते हैं और उसमें खाना पकता नहीं है, ध्यान रखना, गलता है। और खाना पकना और गलना दोनों ही अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर करके उसको कम समय में अधिक से अधिक पकाया जाना, मतलब कि उसको गलाया जा रहा है। और गली हुई चीज़ नुकसानदायक होती है, ना कि लाभदायक होती है, और पकी हुई चीज़ लाभदायक होती है। जैसे मिट्टी के बर्तन में आप बनाओ, मिट्टी की हांडी में अगर आप बनाओ तो लंबे समय में बनेगी चीज़, लेकिन वो पकती है बेटा, गलती नहीं है, गलेगी भी और पकेगी, ठीक है, उसमें दोनों चीज़ें होंगी। और प्रेशर कुकर में पकती नहीं है, गलती है केवल, बस। आइए देखिए, इसीलिए तो सबकी आज टमी भार आ रहा है, सबको ये फैट का रोग बीमारी पकड़ रही है। खैर देखिएगा, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है। तो पहला है ढक्कन में स्थिर छिद्र का क्षेत्रफल, सही है। अगर छोटा क्षेत्रफल उसका ढक्कन का होगा, मुझे आप बताओ, जैसे ये आपका प्रेशर कुकर है, ठीक है, इसकी ये सीटी रख दी है, यही है ना प्रेशर कुकर, ये इसका प्रेशर कुकर है, ठीक है। अब ये इसकी सीटी है। अगर इसका छिद्र मान लो कि बड़ा है, मानो कि ये, अब इसका छिद्र ये वाला, तो इसमें क्या होगा, अगर नीचे से इसमें आग जली हो रही है तो बेटा इस स्थिति में क्या हो रहा है, तो इसमें तो प्रेशर बाहर निकल रहा है, तो ये बात सही है। जितना अगर छोटा होगा तो इतना प्रेशर ज़्यादा होगा। ज्वाला का ताप, बिल्कुल सही बात है भाई, जो नीचे से प्रेशर भी तो इस पर काम कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि ले जाओ हिमालय पे इसको रख दो और बस तापमान देख लो, तो ये भी सही है। ढक्कन का बाहर अगर हल्का होगा, बाहर मान लीजिए हल्का हुआ तो ये कम बनाएगा, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये फिजिक्स पर आपके क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं आपसे कि उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम से संदर्भित किया जा सकता है, कृत्रिम तरीके से बताओ किन किन को कर सकते हैं। विषाणु, कवक और जीवाणु, बताओ राइट आंसर। देखिए, संश्लेषित माध्यम से संदर्भित किया जा सकता है, मतलब कि कृत्रिम तरीके से बनाना, कृत्रिम निर्माण में। जैसे बच्चे अगर हम देखें जीवाणु क्या बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बनाए जाते हैं जीवाणु। क्या कवक बनाए जा सकते हैं, फंजाई, हाँ ये भी सही है। अगर हम देखें विषाणु जो वायरस होता है, क्या वायरस को बना सकते हो क्या, ये भी बनता है। कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में जो संदर्भित किया जा सकता है, तो इसमें मुझे लगता है जहाँ तक इसमें आंसर जो आना चाहिए वो तीनों आना चाहिए बच्चे, ठीक है, तीनों इसमें आना चाहिए। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा तीनों को बना सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जैसे एडिनो वायरसों के एकल तंतु डीएनए संजनी मतलब कि जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु डीएनए संजी जीनोम होते हैं। क्या बात सही है, अरे बोलो कुछ तो बोलो भाई, कमेंट्स करो आंसर। एडिनो जो वायरस होता है बेटा, जिसको एकल तंतु डीएनए संजनी मतलब कि जो आपके संजीन जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं। नहीं बेटा, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। कभी कभी सामान्य ज़ुकाम मतलब कि जिसमें आपने देखा होगा, कहते ना कि कोल्ड हो गया, एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स मतलब कि हिप्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, बाकी का पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। अब देखो इसमें क्यों ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि कोविड था, कोरोना वायरस था, तो किसी ने उस समय मान लीजिए छींक भी दिया, तो बस यही था, अरे भाई चेक पैक करवाओ, दिखाओ तो ज़रा कोविड तो नहीं है, व्यक्ति दूर हो जाते थे। खैर 71 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्यों घोल सकता है बताओ। जल की कौन सी ऐसी विशेषता है जो जल किसी अन्य पदार्थ को घोल देता है। उसका कारण है कि इसकी
प्रकृति जो होती है वो द्विध्रुवीय होती है। कैसी होती है? द्विध्रुवीय होती है। ये क्या होता है सर? क्योंकि पानी को सार्वभौमिक ब्लैक कहा जाता है। क्या है? सार्वभौमिक ब्लैक इसको कहते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक ब्लैक बेटा इसको कहा जाता है। इसमें लगभग सभी पदार्थ जो भी हैं लगभग वो इसमें घुल जाते हैं। पानी नहीं घुलता है बल्कि वो दूसरों को घोल देता है। आप इसमें डालो नमक, उसको घोल देगा। चीनी डालो, उसको घोल देगा। कुछ भी डाल दो आप, जूस डाल दो, उसको घोल देगा। ये लगभग सबको घोल लेगा इसके योगदान। तो इसमें क्या है, इसकी जो प्रकृति होती है बेटा वो द्विध्रुवीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां, जिसको LED बत्तियां कि किस प्रकार भिन्न है। जो सोडियम बत्तियां होती हैं आपने सड़कों पर देखी होंगी बेटा, लगाई जाती हैं, तो वो किस प्रकार इससे भिन्न है। पहला, सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु LED बत्तियों में ऐसा नहीं होता। LED जो बल्ब होते हैं बेटा वो एक ही पार्टिकुलर रीजन में आप देखोगे प्रकाश डालते हैं, जबकि जो सोडियम बत्तियां होती हैं ये 360 डिग्री पूर्ण रूप से प्रकाश इनका जाता है। तो ये बात एकदम सही हो जाएगी। वहीं दूसरा है कि सड़कों की बत्तियों के रूप में LED बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की अधिक उपयोगिता अवधि अधिक होती है। देखो बेटा होता क्या है एक्चुअल में, अगर हम देखें तो इसकी अवधि जो होती है वो ख़ास तौर पर कम आपको प्रतीत होती है। ठीक है, लगभग क्या होती है 25,000 से 2 लाख घंटे से अधिक तक आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वाली बात क्या है आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट, सोडियम बत्तियों के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम लगभग एकवर्णीय होता है, जबकि LED बत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण प्रकाश जो आपका व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं कलर ऑडवर वेट प्रदान करती हैं। तो ये बात सही है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला तीसरा बेटा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ACER2 पद का उल्लेख के संदर्भ में, अब ACER2 ये जो बच्चों ने 20 में अपना करंट अफेयर पढ़ा होगा उनके लिए बहुत अच्छा था। तो ये क्या है, ये खासतौर पर भारत के निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का एक विकास के रूप में जाना जाता है। क्या बताओ क्या है ये? विषाणु जनित रोगों का एक प्रसार है बेटा, जिसको ACE2 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि कई कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है। ACER2 क्या है? ये प्रोटीन है बेटा, और इसी प्रोटीन को क्या है, ये विषाणु जनित रोग होते हैं तो वो सारे काम करता है, जैसे कोविड-19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सेवेंटी 74 नंबर का क्वेश्चन सोचिएगा और आंसर देने का प्रयास करें। बिस्फीनॉल A मतलब कि BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन के लिए संरचनात्मक मुख्य घटक है? अभी क्या हुआ है, जो बिस्फीनॉल आपका A है बेटा ये चर्चाओं में फिर भी रहा है, और ये क्या होता है, ये एक तरीके से पॉलीकार्बोनेट होता है। क्या होता है बच्चे? ये एक पॉलीकार्बोनेट होता है। जैसे छोटे बच्चे हुए उनका जो निप्पल होता है ना, जिससे वो बोनी जिसको हम बोलते हैं दूध पीता दूधी, तो उसकी जो रेवर होती है वो इसी की बनी होती है, और ये बड़ा घातक होता है बेटा। ठीक है, ये बहुत घातक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, इसको पॉलीकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है, जिसका पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, और इसका एपीकॉक्सीरेंजीन भी इसको कहा जाता है। डिब्बाबंद सामान और पानी की आपूर्ति जैसे पाइप होते हैं अंदरूनी हिस्से को, ठीक है, कोट रखता है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट, बोतल में इसका यूज होता है, पाइप होते हैं उसमें होता है जिससे आप पानी पीते हैं। पाइप है कि नहीं, आपके घर पे जो पानी आता है, रूम पे जो पानी आता है, उस बोतल जो आपको मिलती है, ठीक है, उसमें, तो खैर सारी चीज़ें। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक की बोतल से पानी कम से कम पीना चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्राववन में रहने की हानिकारक माना जाता है? बताओ ऐसा क्या है कि किसको ऐसा देखा गया? तो जो आपकी प्रसाधन सामग्री होती है बच्चे, क्योंकि ट्राइक्लोन जो विद्यमान होते हैं ये इसमें ज़्यादातर आपको मिलेंगे, जो आपकी प्रसाधन सामग्री होती है। ठीक है,
इसमें खास तौर पर ये माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय दूरियों के बारे में पूछा, ये भी इजी सा क्वेश्चन था। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्यों इसका मापा जाता है? ऐसा क्या है बच्चा जो इसमें देखने के लिए आपको मिलता है? ये कह रहे हैं कि तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। अरे भाई, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, ये भी गलत है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में, चौथा स्टेटमेंट आपका कि प्रकाश की गति एपिड आप देखोगे सदैव एक समान रहती है। प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलेगा? टेढ़ी बेढ़ी भी हो जाता है ना, ये तो रिफ्लेक्ट कर जाता है कि नहीं? लेकिन आप देखोगे इसकी जो स्पीड है ये एक समान होती है। इसकी स्पीड निर्वात में भी वही चलेगी। आप प्रकाश को दो, स्पीड वही से चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये स्पीड कम बढ़ती हो जाएगी, नहीं, या तो जाएगा नहीं वहाँ तक, जो पहुँचेगा वो स्पीड एक ही रहेगी। तो जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पे आ जाता है 8 मिनट कुछ सेकंड में, है कि नहीं? तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी को कहा जाता है खगोलीय दूरी प्रकाश मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। कहाँ से क्वेश्चन है? पार्लियामेंट्री सिस्टम से। किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? पहला, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ये बात सही है। देखो, ऐसा देखा जाता है कि जो यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम, उसकी जो पार्लियामेंट है उसको ये शक्ति है, उसको इतनी शक्ति है कि वो बस केवल मेल को फीमेल नहीं बना सकती है और फीमेल को मेल नहीं बना सकती, बाकी के वो सारे काम कर सकती है, ठीक है। और भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सब लिमिटेड है चीज़ें। आप कानून बना रहे तो कैसे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक पीठ को भेजे जा सकते हैं। देखो होता क्या है, यदि मान लीजिएगा कोई सा मामला ऐसा हुआ जो संविधान का उल्लंघन करे, तो संविधान का अंतिम जो व्याख्याकार है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। वो कहती है हम क्यों बैठे हैं भाई, हम इसलिए तो बैठे हैं, लाओ इसका कोई विषय है तो हम पे। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। चलिए देखिए क्वेश्चन, संघ सरकार के संदर्भ में आपसे पूछा गया। मैंने कहा ना कि जब भी आप बेटा लिखो तो केंद्र सरकार ना लिखो, संघ सरकार लिखो। देखो यूपीएससी ने सुधार किया है कि नहीं, बताओ? एकदम सही है। चलो देखो, पहला है एन गोपालस्वामी अय्यर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। मतलब कि उसका निर्वाचन न हो, बल्कि उसको क्या हो, नॉमिनेट करके उसको लाया जाए। इनका ये मानना है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? अरे बोलो, कुछ तो बोलो भाई। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि समिति ने आर्थिक और सामाजिक सेवाओं से संबंधित विभागों को 4 ब्यूरो में करने का सुझाव दिया था, ठीक है। एक तंत्र का निर्माण, विधि तंत्र के निर्माण की भी सिफारिश की थी, तो पहला गलत है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार पर अधीन रखा गया। तो ये गलत है, ठीक है। प्रशासनिक सुधार तो लाया गया था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यह है कार्मिक विभाग को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन रखा जाना चाहिए। ऐसा एआरसी के कार्मिक प्रशासन ने, आप देखोगे, इस सोच को निकाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे? सी इसका करेक्ट, सॉरी दोनों गलत है ना, तो डी इसका राइट आंसर होगा। सही पूछा आपसे। नेक्स्ट, ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे पॉलिटी से ये क्वेश्चन है, तो देखो पॉलिटी से लगभग ऐसे फंडामेंटल राइट से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। 79 पढ़ो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? पुट्टा स्वामी केस आपने पढ़ा होगा, है ना, 2017 का। तो कमेंट्स में बताओ। ठोको, लाइक भी थोड़ा ठोकते रहो, कमेंट्स भी ठोकते रहो।
बताइएगा, अनुच्छेद 15, 19, 21 और 29। किसका? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। 80 नंबर का क्वेश्चन, कथनों पर विचार करें। पहला, आइए देखते हैं, एक एक स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता हो। है तो परिसीमन आयोग। क्यों लाया गया? परिसीमन ने इस बात को भी उठाया था, निर्वाचन आयोग ने इसको भी उठाया था, तो ये तो गलत है। अभी क्या है? 2 हैं, 3 से, देखो कह रहे हैं ना 3, कितना का है? 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता हो, ये गलत है। TN सेशन को पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको उससे भी पता चल जाएगा। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है आपकी? तो पहला गलत है, तो दूसरा एकदम सही है, 3 जगह से लड़ा था। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उसे निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्चा उठाना चाहिए जिससे उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ। देखो, ऐसा नहीं है कि उससे ये सब चीज़ें हों, तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। पूछा क्या सही है आपसे? पूछा बेटा सही, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इक्यासी नंबर, शहर का अधिकार एक समस्त मानव अधिकार तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट मतलब कि UN हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, ये बात एकदम क्या हो जाएगी आपकी? सही हो जाएगी, क्योंकि इसका काम यही है। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने मतलब कि रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है, तो ये बात भी सही हो जाएगी। शहर का अधिकार का आशय है कि राज्य शहर की अनाधिकृत वस्तुओं को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, कर सकता है भाई, युक्तियुक्त प्रबंधन वो लगा सकता है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत था, पहला दूसरा सही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब ये पॉलिटिशियन क्वेश्चन है। जैसे, न्यायिक हिरासत का अर्थ होता है किसी अभियुक्त संबंधी मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। अब देखो बेटा, है क्या ये जो दूसरा पहला जो स्टेटमेंट है, इसमें अगर हम इसको देखें तो ये गलत है, क्योंकि 24 घंटे की पूरी जानकारी होने के पश्चात फिर उसको जाया जाता है। CRPC की धारा 167 के बाद प्रावधान है कि ऐसा निर्धारित करे, तो फिर मजिस्ट्रेट 15 दिन की अवधि के लिए उसको क्या कर सकते हैं? पुलिस हिरासत में भेज सकता है, लेकिन उसके बाद उसको आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला गलत है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामलों के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है बच्चे, वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा सही पूछा आपसे? बी केवल। चलिए देखिए क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर पूछा गया पहला, जब एक कैदी पर्याप्त आधार पर, देखो एक आपने पढ़ा होगा पैरोल, एक पढ़ा होगा फैरोल। जो पैरोल होता है बेटा, अगर उसका आचरण सही है, व्यक्ति जो सज़ा है वो काट रहा है प्रॉपर, तो अगर वो आता है पैरोल पे तो उसकी जो सज़ा होती है उसमें से ही वो कटता है। लेकिन फैरोल जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है, व्यक्ति आता है, मान लीजिए दोषी दंड में दिया गया था और व्यक्ति बाहर आता है, तो उसके दिन कम नहीं होंगे, उसके दिन इतने उसे एक्स्ट्रा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 20 दिन के लिए जेल से बाहर आया, तो उस स्थिति में अब उसको 20 दिन, अगर वो पैरोल पर है तो 20 दिन कट जाएंगे उसमें से, ठीक है, उसके 1 वर्ष में से। और यदि मान लो कि वो नहीं है, वो फिर अब तो उस स्थिति में उसको 20 दिन एक्स्ट्रा जेल होगी, कैद होगा। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। ठीक है, अब देखो पैरोल की बात यहाँ पर हो गई है, क्या बताइएगा? तो पहला एकदम सही है क्या? नहीं ना, बिल्कुल गलत है।
कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों को अपने नियम हैं। बिल्कुल सही बात है, वो उसके अपने अपने रूल हैं। तो बी आ जाएगा इसमें राइट आंसर। चौरासी नंबर देखिए क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजातीय और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार अधिनियम जो आपका 2006 का है, उसमें पूछा गया है कि मंत्रालय केंद्र अभिकरण नोडल एजेंसी है। जैसे कौन सी है बताओ? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर जनजातीय कार्य मंत्रालय। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए अगर हम देखें तो ये खासतौर पर जनजातीय कार्य जो मंत्रालय होता है बच्चे, क्योंकि वनवासियों के जो अधिकार हैं, अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं, तो इनके अधिकारों की बात भी जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। तो इसको क्या है, आपको कहीं ना कहीं आप देखोगे ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। एट्टी 85 नंबर का क्वेश्चन देखो। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यालय अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेक का अधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसका उल्लंघन आपको देखने के लिए मिलता है? क्योंकि आप कहते हैं कि विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता की बात आप करते हैं,